जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जिन दो टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो दोनों ही टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीडीएस एग्जामिनेशन के हिसाब से। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि इन दोनों ही टॉपिक से हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए पहले ऐसा होता था 2010 से पहले की मैं बात कर रहा हूं कि इन दोनों टॉपिक से जो क्वेश्चन आते थे वो बड़े आसान से होते थे। मतलब डायरेक्टली आपसे आर्टिकल्स पूछ लिए जाते थे या कोई ऐसी फैक्ट पूछ लिया जाता था जो कि बड़ा आसान होता था। पर 2010 के बाद जितने भी क्वेश्चंस इन टॉपिक से पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस काफी डीपली पूछे गए। दैट मींस आपको सिर्फ टॉपिक का ओवरव्यू नहीं लेना है, आपको टॉपिक्स को ठीक से समझना पड़ेगा। अब ये दो टॉपिक्स कौन से हैं? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। उसके बाद भारत के अंदर जो इलेक्शन का प्रोसेस है हम उसको जानेंगे और उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है हमारे यहाँ पर, पंचायती राज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनके बारे में जानेंगे। दैट मींस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की अगर मैं बात करूं तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ ओवरव्यू ले लिया, बिकॉज अब वो टाइम नहीं रहा है कि आप ओवरव्यू से ऐसे एग्जाम को निकाल सकते हैं। आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना ही पड़ेगा और हम भी उसी तरीके से जाएंगे, बहुत डीपली भी नहीं जाएंगे। जितना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतना जरूर हम समझेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। उसके बाद हम इलेक्शन का जो प्रोसेस है हमारे यहाँ वो क्या होता है, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल पार्टीज कौन कौन सी है, किसी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं उस पार्टी के पास होनी चाहिए, उसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके बाद हम यहां पर पंचायती राज के बारे में जानेंगे। दैट मींस 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस मतलब 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भी जानेंगे। 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल दोनों ही हम काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी देखा गया था कि पंचायती राज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी। एनडीए में भी पूछे हैं और सीडीएस में भी पूछा गया था क्वेश्चन, और ऐसा नहीं था कि कोई ओवरव्यू वाला क्वेश्चन पूछ लिया था, काफी डीपली जाके उन्होंने इस क्वेश्चन को पूछा था। तो हम उसी तरीके से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर समझेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन, सबसे पहली बात, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब ये होता है कि एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका वर्णन हमारे संविधान में किया गया। नाम से समझ में आ रहा है इलेक्शन कमीशन। इसका काम बेसिकली क्या होगा, देश में इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देखिए भारत जैसा देश जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भारत का है। जब हमारे देश में संविधान को बनाया जा रहा था तो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम यही थी कि देश में फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाना, बिकॉज दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इतनी सारी कास्ट के लोग रहते हैं, इतने सारे धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी एक साथ हम रहते हैं। तो ऐसे देश में इलेक्शंस करवाना एक टास्क ही था। टास्क क्यों था? क्योंकि कई बार यह किया जा सकता था कि धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर या रिलीजन के नाम पर फायदा उठाया जा सकता था। दैट्स वाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना ये बहुत ज्यादा जरूरी था अगर हमें एक पॉजिटिव डेमोक्रेसी चाहिए तो। इसीलिए हमारे संविधान के अंदर एक कमीशन की स्थापना की गई, कमीशन को लाया गया, वो था भारत का इलेक्शन कमीशन। चलिए देखते हैं इसके बारे में। इलेक्शन कमीशन नाम से ही क्लियर हो रहा है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। ध्यान से सुनिएगा, ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, मतलब भारत सरकार का इस पर कोई दबाव नहीं होता है। ये भारत सरकार के कहने पर काम नहीं करती, गवर्नमेंट के कहने पर काम नहीं करती। ये ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस का क्या मतलब होता है? स्वतंत्र निकाय है। ये अपने हिसाब से काम करता है, ये किसी भी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तभी होंगे जब हमारा चुनाव आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी हो। वो अगर सरकार के कंट्रोल में रहा तो फिर क्या होगा, जो पुरानी सरकार होगी वो उसे कंट्रोल करती जाएगी और हर बार फिर एक ही सरकार आती जाएगी, बिकॉज चुनाव के अंदर उस पुरानी गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होगा। किसका? जिसकी सरकार ऑलरेडी है। दैट्स वाई ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और ये अपना काम बहुत ही ज्यादा अच्छे से करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये किस किस के इलेक्शंस करवाती है, तो बेसिकली यहां पर यूनियन के कुछ इलेक्शन से करवाती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के, और स्टेट इलेक्शंस भी कुछ करवाती है। स्टेट के अंदर भी सारे इलेक्शंस नहीं करवाती है, जैसे पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशंस के जो इलेक्शंस है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। अगर मैं बात करूं कि स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शंस होते हैं वो हमारा सेंट्रल का इलेक्शन कमीशन करवाता है, याद रखिएगा। चलिए अब कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स को जान लेते हैं जिसको लेकर डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे किस पार्ट के अंदर ये आता है, भाग 15 के अंदर बात की गई है इलेक्शन कमीशन की, कि भारत के अंदर एक इलेक्शन कमीशन होगा। देखिए पार्ट भी कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें तो कई बार नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 तक इलेक्शन कमीशन के बारे में बात की गई है। अब
आर्टिकल बेसिकली 324 ये कहता है कि भारत का एक चुनाव आयोग होगा और उसका काम होगा देश के अंदर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना। तो याद रखिएगा, कई बार ये पूछा गया कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक इलेक्शन कमीशन की बात की गई है, कौन से पार्ट में इलेक्शन कमीशन आता है। तो आर्टिकल 324 से 329 तक इलेक्शन कमीशन की बात की गई है और बेसिकली पार्ट 15 के अंदर हमारा इलेक्शन कमीशन आता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, इसका जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, कब इसे एस्टैब्लिश किया गया है, तो इसे 25 जनवरी 1950 को एस्टैब्लिश किया गया था। 25 जनवरी 1950 को भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। इसीलिए इसी दिन हम क्या मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे भी मनाते हैं। यहां पर मैंने लिख दिया, आप देख लीजिएगा, इसी दिन हम नेशनल वोटर्स डे भी मनाते हैं। आज की अगर मैं करंटली प्रेजेंटली बात करूं तो इलेक्शन कमीशन में टोटल 3 मेंबर्स होते हैं, मतलब आज ये 3 मेंबर बॉडी है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। हालांकि जो तीनों के पावर्स होते हैं, जो तीनों के पास अथॉरिटी होती है, तीनों की जो सैलरी है, अलाउंसेस है, सारे बराबर होते हैं। और इवन ये भी होता है कि अगर वोट टाई की स्थिति में आ जाए, अगर किसी बात पे सहमति नहीं बन रही है बेसिकली तीनों की, तो मेजॉरिटी जिसकी होगी वही बात मानी जाएगी। इसमें ये नहीं होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो सिर्फ उन्हीं की चलेगी, ऐसा नहीं होता है। तीनों के पास बराबर पावर होते हैं, बराबर अथॉरिटी होती है। ओके, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर बात की जाए, इसमें एक हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। देखिए, अब शुरुआत से जो है वो ये एक 3 मेंबर बॉडी नहीं थी। शुरुआत से जब इलेक्शन कमीशन स्थापित किया गया था तब एक सिंगल मेंबर बॉडी थी, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे। उसके बाद ये मल्टी मेंबर बॉडी बनी, इसमें एक अमेंडमेंट किया गया, इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 आया गया और उसके बाद ये मल्टी मेंबर बॉडी बन गई। उसके बाद भी एक साल ऐसा आया था कि वापस से इसे सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया था, बट स्टिल बाद में इसे वापस से मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। मतलब टोटल आज के टाइम पे भी आप देखेंगे तो टोटल 3 मेंबर्स इसमें होते हैं। एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ओके, ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है, तो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब इनको अपॉइंट कौन करता है? इन्हें अपॉइंट करते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति इन्हें अपॉइंट करते हैं। ये क्वेश्चन भी सीडीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर ही पूछा गया है, पीवाईक्यू है कि भारत के राष्ट्रपति ही इन्हें अपॉइंट करते हैं कि अब आप भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होने वाले, इन्हें अपॉइंट करने का काम भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, आगे हम बात करें तो इसका हेड ऑफिस जो है इलेक्शन कमीशन का, वो कहां पर है? वो दिल्ली के अंदर है। और जो टेन्योर होता है, यहां पर कार्यकाल होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स का, वो कितना होता है? वो फिक्स्ड है। याद रखिए, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। फिक्स्ड टेन्योर होता है 6 साल या अप टू 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। जो भी पहले आ जाए, या तो वो 6 साल की आयु को कंप्लीट कर ले या उनकी उम्र 65 साल हो जाए। देखिए, ये वाला जो प्रश्न है ये भी बहुत बार पूछा गया। अब ये ऐसे प्रश्न है जो डायरेक्टली फैक्चुअल बनते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस जो है वो आपसे बनने चाहिए, बिकॉज ये कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, दे एंजॉय द सेम स्टेटस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो तीनों हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, ये स्टेटस सेम एंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो उनका स्टेटस अलग होगा, ज्यादा प्रिविलेज दिया जाएगा, सैलरी ज्यादा होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तीनों सेम ही स्टेटस एंजॉय करते हैं और इनका जो स्टेटस होता है बेसिकली वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। और जो रिमूवल का प्रोसेस है इलेक्शन कमिश्नर्स के, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसा ही है। मतलब आप ये मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज और इलेक्शन कमिश्नर ये सेम ही लेवल पर होते हैं। अब सैलरी भी सेम ही होगी। कितनी सैलरी है? सैलरी यहां पर होती है इनकी 2.5 लाख। नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। हालांकि सैलरी पूछते नहीं है, पर स्टिल हो सकता है कि सैलरी आपसे पूछ ले, बिकॉज भरोसा नहीं होता है। अभी इलेक्शंस होने भी वाले, तो हो सकता है कि चुनाव आयोग से रिलेटेड क्वेश्चंस को ज्यादा पूछा जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे पॉइंट की हम बात करते हैं। ऑल मेंबर्स हैव इक्वल पावर, सैलरी एंड अलाउंसेस विच सिमिलर टू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे मेंबर्स के पास सिमिलर पावर होता है, सिमिलर अलाउंसेस इन्हें दिए जाते हैं, सिमिलर सैलरी होती है। सैलरी कितनी होती है? सैलरी उतनी ही होती है जितनी कि सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है। यहां पर मैं चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज क्या है, चीफ जस्टिस की सैलरी 2.8 लाख रुपीस होती है और यहां पर जो अदर जजेस होते हैं उनकी सैलरी होती है 2.5 लाख रुपीस। तो यहां पर अदर जजेस की हम बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात नहीं की जा रही। तो यहां पर इनकी जो सैलरी होती है वो होती है 2.5 लाख रुपीस पर मंथ है। याद रखिएगा, पर एनम नहीं है, पर मंथ यहां पर होती है। अब ये पॉइंट याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा भी गया है। देखिए, सिंपल सी बात है, हमने अभी बात करी कि तीनों के पास पावर इक्वल होता है। अब डिफरेंस अगर इनके ओपिनियन में आ जाए किसी बात को लेकर, 3 मेंबर्स हैं, तीनों में डिफरेंस आ जाए कि नहीं मैं इस बात को मान रहा हूं, मैं इस बात को नहीं मान रहा हूं, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा नहीं होता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो उनकी बात को मान लिया जाएगा बिकॉज ही इज चीफ। ऐसा नहीं होता है।
मेजॉरिटी का जो भी डिसीजन होगा, मतलब अगर ये 3 मेंबर है, 3 में से 2 ने अगर ये बोल दिया कि हाँ हम इस बात से सहमत है, तो मेजॉरिटी के साथ डिसीजन को लेना पड़ता है। फिर इन 2 मेंबर्स में से भले ही वो दोनों अदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हो, ठीक है, यहां पर ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये बहुत बार पूछा भी गया है एग्जामिनेशंस के अंदर। चलिए आगे हम बात करते हैं रिमूवल की। इनकी प्रोसेस किसी भी समय पर रिजाइन दे सकते हैं। किससे रिजाइन देंगे? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिजाइन देंगे। प्रेसिडेंट ही इन्हें अपॉइंट करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति को ही दे कैन रिजाइन और कैन ऑल्सो बी रिमूव बिफोर द एक्सपायर ऑफ देयर टर्म। इन्हें रिजाइन भी दे सकते हैं और ये रिमूव भी किया जा सकता है। ओके, इनकी जो रिमूवल की प्रोसेस होती है वो याद रखिएगा, सेम रिमूवल का प्रोसेस होता है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जज का था, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। और अगर इन्हें अपना रिजिग्नेशन देना है तो रिजाइन किसे देंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये अपना रिजिग्नेशन लेटर देते हैं। ओके, ये याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं। बहुत बार एग्जामिनेशंस में क्या होता है कि जब आप किसी क्वेश्चन को देखते हैं उस टाइम पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि क्या ये क्वेश्चन हमसे बन जाएगा, क्या इसको किया जा सकता है, और उस कंफ्यूजन में क्वेश्चन में थोड़ी बहुत गड़बड़ कर देते हैं। दैट्स व्हाई मैं हमेशा ये बात आपको सजेस्ट करता हूं और अभी भी करूंगा कि रिवीजन पे ध्यान दीजिए। जितना ज्यादा चीजों को रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। रिवीजन पे ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है पॉइंट? द सीईसी कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली थ्रू प्रोसेस ऑफ रिमूवल सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट जजेस। ओके, सेम प्रोसेस होगा। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकालना है तो सेम प्रोसेस यहां पर होने वाला है जिस प्रोसेस के साथ सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता था। यहां पर इंपीचमेंट नहीं आएगा। इंपीचमेंट का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए होता है। वो इंपीचमेंट वर्ड भी प्रेसिडेंट के लिए यूज किया जाता है। बाकी का जो प्रोसेस है उनको अपने ऑफिस से हटाने का, उसे रिमूवल का प्रोसेस यहां पर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम यहां पर देख लेते हैं। अगले पॉइंट की बात की जाए, अब ये कौन कौन से इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं, ये मेजर पॉइंट बन जाता है। देखिए, अगर मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करूं तो सबसे पहले अगर हम यूनियन की बात करें, सेंट्रल की बात करें, तो सेंट्रल में प्रेसिडेंट के इलेक्शंस से कंडक्ट करवाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कंडक्ट करवाएंगे, लोकसभा के इलेक्शंस और राज्यसभा के। दैट मींस इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट यहां पर ये करवाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस करवाते हैं। वहीं अगर हम बात करें स्टेट्स के अंदर तो स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस भी ये करवाते हैं। दैट मीन्स स्टेट असेंबली और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के इलेक्शन भी ये करवाते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो भी स्टेट लेजिस्लेचर हो गया या यूनियन लेजिस्लेचर हो गया, दोनों के इलेक्शन से करवा रहे हैं, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए यहां मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे कि अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई इश्यू आ जाता है तो उसका रेजोल्यूशन कौन करता है? ये बता चुका हूं मैं, आप बताइएगा कि कौन करता है रेजोल्यूशन उसका। ओके, इट इज नॉट कंडक्टेड विद द इलेक्शंस ऑफ पंचायत एंड द म्युनिसिपैलिटीज। देखिए, पंचायती राज जो लोकल गवर्नेंस सिस्टम है हमारा, उसके इलेक्शन से कंडक्ट नहीं करवाते। पंचायती राज के म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस हमारा भारत का इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता है, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। हर स्टेट का अपना एक अलग स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, और ये जो लोकल इलेक्शंस होते हैं वो कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। देखिए, मुझे लग तो रहा है, बट अगर इस बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पता नहीं क्यों मुझे लगा ऐसा कि शायद ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, लेट्स सी क्या होगा आगे। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अब इनके कुछ पावर्स की बात कर ली जाए कि क्या पावर होते हैं इलेक्शन कमीशन के पास। सारे पावर्स हम देख लेते हैं एक एक करके। पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स क्या क्या है। सबसे पहला पावर है अलॉटिंग टेरिटोरियल एरियाज फॉर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द कंट्री। कौन कौन से एरिया में जो सीट्स का डिवाइडेशन है कि एक इस एरिया में इतनी सीट्स होने वाली है, इस एरिया में इतनी सीट्स होने वाली है। सबसे पहली बात तो इस सीट का डिवाइडेशन करते हैं, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है उसके बाद हर बार तो ऐसा नहीं होता है। अब तक 4 बार डीलिमिटेशन कमीशन को भी बनाया गया है, और फिर उसके रिपोर्ट्स के आधार पर हम जो है ये कह सकते हैं कि वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड करता है। कौन करता है? हमारा इलेक्शन कमीशन करता है, एरिया को डिसाइड करता है बेसिकली। उसके बाद ऑर्गेनाइज एंड अमेंड इलेक्टोरल रोल्स एंड रजिस्टर्ड एलिजिबल वोटर्स। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहली पॉइंट ये होती है कि जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनको वोटर लिस्ट से हटाने का काम ये करेगा। उसके बाद जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा हो गई, बिकॉज अब ये कौन है? ये नए वोटर्स हैं, तो उन लोगों के भी नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने का काम ये करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, गिव रिकॉग्नाइजेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड असाइन इलेक्शन सिंबल्स।
पॉलिटिकल पार्टीज को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनका दर्जा देने का काम ये करते हैं। आज के टाइम पे कितनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी हम आगे बात करने वाले हैं। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल अलॉट किए जाते हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल कुछ और होता है, किसी का कुछ और होता है, तो सिंबल अलॉट करने का काम भी कौन करता है यहाँ पर? ये सिंबल्स भी हमारा इलेक्शन कमीशन ही अलॉट करता है। याद रखिएगा, पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा नहीं कि मन से वो कोई भी सिंबल ले सकती हैं। इलेक्शन कमीशन हालांकि उनको ऑप्शंस देता है, उसमें से एक सिंबल उनको यहां पर लेना पड़ता है। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि मन से मुझे लगा तो मैं यही सिंबल ले लूंगा, ये जरूरी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्फॉर्म द डेट शेड्यूल ऑफ द इलेक्शन एंड टू सिंक्रोनाइज द नॉमिनेशन पेपर्स। इलेक्शंस के डेट और शेड्यूल्स को जो है ये अनाउंस करते हैं, बेसिकली इन्फॉर्म करते हैं। इसके अलावा नॉमिनेशन पेपर्स को ये लेकर आते हैं। नॉमिनेशन पेपर्स वही पेपर्स हैं जिसके बाद जो भी व्यक्ति चुनाव में खड़ा होना चाहता है वो नॉमिनेशन पेपर को फिल करता है, अपनी जमानत भरता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। नेक्स्ट, टू एक्ट एज ए कोर्ट ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये पॉइंट क्या कहता है, पहले इस पूरे पॉइंट को पढ़ते हैं फिर हम समझेंगे। टू एक्ट एज ए कोर्ट for settling dispute relating to granting of recognition to political parties and allotment of election symbols to the political parties। देखिए बेसिकली क्या बोल रहा है, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है कि कोई पार्टी को नेशनल पार्टी माना जाएगा नहीं माना जाएगा, स्टेट पार्टी माना जाएगा नहीं माना जाएगा, या सिंबल को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज के जो सिंबल है उनको लेकर अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, जैसे अभी कुछ समय पहले हुआ था कि दो सिंबल्स एक जैसे हो गए थे, अब ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, इसका निपटान कौन करेगा? तो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कौन करता है? हमारे देश का चुनाव आयोग ही करता है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अपॉइंट ऑफिसर्स फॉर इंक्वायरिंग इनटू डिस्प्यूट, और ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया जाता है। नॉर्मली इसमें जजेस को भी अपॉइंट किया जाता है, कुछ सीनियर ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया जाता है। जब भी ऐसा कोई मैटर होता है तो इनके पास से अधिकार होता है कि ऑफिसर्स को अपॉइंट करें। ऑफिसर्स क्या करते हैं, वो जो मैटर है उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो अपना डिसीजन देते हैं कि मैटर में जो चीजें थी वो सही है या गलत है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ये भी पावर होता है हमारे इलेक्शन कमीशन के पास। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। इसके बाद डिटरमाइन कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज क्या कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करेगी इलेक्शन के टाइम, ये भी कौन डिसाइड करेगा? इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करता है। जैसे कि किन किन चीजों के द्वारा प्रचार नहीं किया जा सकता है, प्रचार करने की लिमिटेशन क्या है, दैट मींस कितना पैसा आप खर्चा कर सकते हैं आप पॉलिटिकल पार्टीज अपने प्रचार के ऊपर, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या क्या चीजें परमिसिबल होती है, ये सारी चीजें डिसाइड करता है हमारा इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा एडवाइस प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर की अगर मैं बात करूं या बेसिकली हम यूनियन की भी बात करें, तो अगर कोई ऐसा मेंबर है जिसने इन सारी क्वालिफिकेशंस को पूरे किए बिना या तो फॉल्स डॉक्यूमेंट दिए हैं, उसने गलत अपनी संपत्ति की जानकारी दी है, कुछ गलत इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर करी है, और वो क्या है चुनाव में जीत जाता है, तो ऐसी कंडीशन में इलेक्शन कमीशन ऐसे लोगों की इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को देता है। याद रखिएगा, फिर उनको रिमूव कर दिया जाता है। सिंपल सी बात है, आप झूठ बोल के आपने अपनी उम्र कम बताई या उम्र ज्यादा बता दी, आपने अपनी संपत्ति छुपाई है या आपने संपत्ति को दिखाया ही नहीं, तो ऐसा अगर कोई भी कंडक्ट करता है जो कि गलत चीज है, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट भी देता है कि इसने इलेक्शन जीत तो लिया है, पर जो इलेक्शन जीता है वो गलत इंफॉर्मेशन के सहारे जीता है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, कैंसल द पोल्स इन द इवेंट ऑफ बूथ कैप्चरिंग वायलेंस एंड अदर इनरेगुलरिटीज। सिंपल सी बात है, अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बूथ कैप्चरिंग कर ली गई है, बूथ कैप्चरिंग का मतलब क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लोग, अपोजिशन के लोग या जो भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते हैं और जितने भी मतदान की चीजें उन्हें उठा कर ले जाते हैं, इसे कहा जाता है बूथ कैप्चरिंग। या फोर्सफुली वोटिंग करवा रहे हैं लोगों को डरा धमका के, या हिंसा हो रही है उस जगह पर, तो ऐसे कंडीशन के अंदर भी इलेक्शन कमीशन के पास से पावर होता है कि वो जो पूरे पोल है उसको भी वो कैंसिल कर सकते हैं, या फिर जिस एरिया के अंदर बूथ कैप्चरिंग हुई है वहां पर वापस से री इलेक्शन करवा सकते हैं। और ये होता है मेजरली, आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में कई बार ये चीज होती है। पश्चिम बंगाल के अंदर जब लोकल चुनाव होते हैं तो हिंसा की घटनाएं काफी ज्यादा होती है। अभी आप देखेंगे वहां पर चुनाव होने वाले हैं और न्यूज अभी से आना शुरू हो गई है ना, तो बहुत सारी चीजें होती है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन थ्रू आउट द कंट्री। ये तो सबसे बड़ा काम है हमारे इलेक्शन कमीशन का कि इंश्योर करना कि पूरे देश में फ्री और फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि गलत तरीके से इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया जा रहा है, कोई पैसे दे रहा है लोगों को, शराब बांटी जा रही है, ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा काम यही होता है कि ये चेक किया जाए कि पूरे देश के अंदर
फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, बिकॉज एक ट्रू डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जहां पर लोग अपने विल के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से लोगों को वोट दें, अपनी सरकार को चुने, और ये तभी होगा जब इलेक्शंस फ्री एंड फेयर मैनर के अंदर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एडवाइज द प्रेसिडेंट वेदर इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन अ स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल। देखिए, जब मैं आपको प्रेसिडेंट रूल पढ़ा रहा था तो यहां पर मैंने कंडीशन आपको बताई थी, इसमें दो कंडीशंस थी कि अगर प्रेसिडेंट रूल को 1 साल से आगे बढ़ाना है तो इसके लिए 2 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन तो ये होती है कि या तो पूरे देश में या देश के किसी हिस्से में नेशनल इमरजेंसी लागू हो। अब आपको लगा होगा कि सर देश के किसी एक हिस्से में नेशनल इमरजेंसी कैसे लागू हो सकती है। ये चीज कर दी गई थी, किसके द्वारा किया गया था ये चीज, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इस चीज को कर दिया गया था कि पूरे देश ही नहीं, देश के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से में भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इलेक्शन कमीशन ये बोल दे कि भैया इस राज्य के अंदर अभी इलेक्शन करवाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कंडीशंस ठीक नहीं है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ही जो प्रेसिडेंट रूल है वो 1 साल से ज्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है। ओके, प्रेसिडेंट रूल का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो 3 साल होता है। मुझे बताइएगा कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, वित्तीय आपातकाल होता है, उसका मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होता है, पता है आपको? मैंने डिटेल में बताया, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ये भी जो है एक पावर है इलेक्शन कमीशन का। आगे बात हम करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन की। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि जो म्युनिसिपैलिटीज और पंचायती राज के इलेक्शंस होते हैं वो भारत का इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता है, इसके लिए अलग बॉडी हर स्टेट के अंदर होती है, इसे कहा जाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक आर्टिकल 243 के, जिसका सब आर्टिकल 1 है, इसको लेकर कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसीलिए आर्टिकल मैंने यहां पर ऐड कर दिया है ताकि अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाए। पहले पढ़ लेते हैं आर्टिकल कहता क्या। आर्टिकल कहता है, इट स्टेट्स दैट द सुपरिटेंडेंस direction and control of the preparation of electoral rolls for and conduct of all elections to panchayats shall be vested in the state election commission consisting of a state election commissioner to be appointed by the governor। देखिए क्या लिखा है यहां पर, आर्टिकल 243 के सब आर्टिकल 1 बेसिकली कहता है कि पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के जो इलेक्शन होंगे उसको कंडक्ट करवाने के लिए एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा, और उसमें जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा उसको अपॉइंट कौन करेंगे, उसे अपॉइंट करते हैं गवर्नर। यही पॉइंट एग्जैक्टली सीडीएस एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उन्हें अपॉइंट कौन करता है, तो उन्हें अपॉइंट करते हैं गवर्नर। देखिए कॉमन सेंस की बात है, स्टेट की हम बात कर रहे हैं, स्टेट की किसी भी पोस्ट के ऊपर अगर किसी को अपॉइंट करना होगा तो नॉर्मली कौन करते हैं, गवर्नर ही करते हैं। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी की बात करें, उन्हें भी कौन अपॉइंट करता है, हमारे गवर्नर ही करते हैं। यहां पर हम एडवोकेट जनरल की बात करें, उन्हें भी अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर ही करते हैं। तो यहां पर भी जो अपॉइंट करने का पावर है वो किसके पास है, हमारे गवर्नर के पास होता है, याद रखिएगा। चलिए अब ईवीएम की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। अब देखिए ईवीएम के बारे में वैसे तो कई बार क्वेश्चंस पूछा भी जाता है, डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बट हम क्वेश्चंस को जिस तरीके से करेंगे वो हम डायरेक्टली करेंगे। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और आजकल जो चुनाव होते हैं वो सारे के सारे ईवीएम से होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ये मतलब होता है कि आपको फिजिकली, आपके ये कह सकते हैं कि फिजिकली आपको अंगूठा नहीं लगाना पड़ेगा, या फिजिकली आपको जो है वो थप्पा नहीं लगाना पड़ेगा, सीधे सीधे जाकर आपको वोट कर देना होता है, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाई गई है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम इन इंडिया आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। याद रखिएगा भारत के अंदर ईवीएम को मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि बेंगलुरु के अंदर है, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि हैदराबाद के अंदर है। ये सिंपल सी बात है, फैक्ट्स हैं, फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद ईवीएम्स वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन 1982 ईयर। याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केरला के अंदर इलेक्शंस थे, 1982 में पहली बार ईवीएम का यूज किया गया था। अब ईवीएम के साथ साथ एक और टेक्नोलॉजी जिसे वीवीपैट कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। इसका क्या मतलब होता है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल? इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि आपने जिस व्यक्ति को वोट दिया है, आपने बटन तो दबा दिया, पर आपको भी तो वेरिफिकेशन होना चाहिए, आपको भी तो पता लगना चाहिए कि हाँ मैंने जो बटन दबाया है मेरा वोट उसी व्यक्ति को गया है, तो ये इस मशीन के द्वारा पता लग जाता है। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि आपने पॉलिटिकल पार्टी बी को या सी को वोट दिया है, जैसे आप वोट देते हैं वैसी एक पर्चा इस मशीन से निकलता है जिससे कंफर्म हो जाता है कि हाँ आपने उनको वोट दिया है।
ये बहुत बार देखा गया है कि कई बार पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कहती हैं कि इलेक्शंस फेयर नहीं थे, वोटर किसी को वोट दे रहा था बट किसी और पार्टी को वोट चला गया। दैट्स वाई इस मशीन से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि जिसे वोट दिया जा रहा है उसी को वोट गया, किसी और को नहीं गया है। और यहां पर कई बार ये प्रूफ भी कर दिया गया है कि ये जो मशीन है ईवीएम है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। अब भारत के अंदर इलेक्शन का प्रोसेस क्या है। देखिए, हमारे देश में दोनों ही तरीके के इलेक्शंस होते हैं। एक इलेक्शन होता है डायरेक्ट इलेक्शन, जैसे कि इलेक्शंस होते हैं हमारे लोकसभा के अंदर, इसके अलावा स्टेट असेंबली के अंदर। ये जो इलेक्शंस होते हैं ये डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब आप और हम डायरेक्टली जाते हैं, हम जाते हैं, वोट देकर आते हैं और अब जिसको भी हम चुनना चाहते हैं, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को हम चुनना चाहते हैं, हम उन्हें वोट देते हैं और उसे चुन लिया जाता है। जैसे कि लोकसभा के अंदर होता है कि जिस भी व्यक्ति को आप अपने एरिया से चुनना चाहते हैं आप उसको वोट देते हैं और उसके बाद उस पर्सन को चुन लिया जाता है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष इलेक्शन इसे कहा जाता है, अप्रत्यक्ष चुनाव इसे कहा जाता है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस में ये होता है कि आप और मैं डायरेक्टली जाकर वोट नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात की जाए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो गए, यहां पर हम डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं। ओके, डायरेक्टली हम ऐसा नहीं हो रहा कि हम जा रहे हैं और जाकर हम वोट कर लें, बट हाँ, जिन लोगों को हमने चुना है, जिन लोगों को हमने चुन के लोकसभा में भेजा है, स्टेट असेंबली के अंदर भेजा है, वो लोग इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह के जो इलेक्शंस होते हैं वो होते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस, किसमें, लोकसभा और स्टेट असेंबली के अंदर। और दूसरे जो इलेक्शंस होते हैं जहां पर हम डायरेक्टली वोट नहीं देते हैं बट हमने जिनको चुना है वो लोग जाकर वोट देते हैं, वो होते हैं हमारे इनडायरेक्ट इलेक्शंस। अब हमारे देश में दोनों ही इलेक्शंस करवाने का काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी करवाता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शंस भी करवाता है। दैट मींस पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन भी हमारे देश का चुनाव आयोग ही करवाता है। तो दोनों ही तरीके के इलेक्शन करवाने का काम भारत के चुनाव आयोग के पास है। अब मेथड्स ऑफ इलेक्शन ये भी पूछा जा चुका है। भारत के अंदर हमारे देश में जिस मेथड को अपनाया गया है इलेक्शन के, वो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। काफी आसान सा मेथड है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। और इसके अलावा एक दूसरा मेथड भी होता है जिसे कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑन सिस्टम। ये सिस्टम जो है ये हमारे देश के अंदर नहीं होता है, दुनिया के दूसरे देशों में है, बट हमारे देश में सिस्टम नहीं होता। चलिए दोनों सिस्टम को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। हालांकि अगर आपसे क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर किस सिस्टम के तहत इलेक्शन करवाए जाते हैं, तो याद रखिएगा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम भारत के अंदर होता है और दूसरा सिस्टम जो है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। पहला सिस्टम जो हम हमारे देश में फॉलो करते हैं वो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। देखिए काफी सिंपल सिस्टम है। मान लीजिए किसी एरिया में 3 कैंडिडेट्स चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ए, बी एंड सी। टोटल एरिया में लोग रहते हैं 100। मान लीजिए ए को वोट दिए जाते हैं 40, बी को 35 लोग वोट देते हैं और सी को 25 लोग वोट देते हैं। अब यहां पर सीधी सीधी बात है, कौन जीत रहा है? यहां पर जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए, जो रेस में सबसे आगे, उसे वोट मिल गए। किसे कितने मिले वोट? यहां पर 40 वोट मिले। तो यहां पर सीधी सीधी बात ये होती है कि ये जो कैंडिडेट ए है वो यहां पर चुनाव जीत जाएगा। तो ये जो सिंपल सा सिस्टम होता है कि जो रेस में सबसे आगे वो जीत जाएगा, उसी की सरकार बनेगी, वो होता है हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। और यही हमारे देश में चलता है। पर इस सिस्टम में एक छोटी सी कमी होती है। वो कमी क्या है? देखिए यहां पर 40 लोगों ने ये माना था कि ए को चुनाव जीतना चाहिए, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है। बट अगर आप देखेंगे कि यहां पर अगर हम बी के 35 और सी के 25 को मिला लें तो 60 लोग ये चाहते थे कि ए चुनाव ना जीते, उनकी चॉइस कोई और थी। दैट्स वाई कई बार इस सिस्टम को लेकर क्रिटिसाइज किया जाता है और ये कहा जाता है कि सिस्टम ठीक नहीं है, बिकॉज जिन लोगों ने बी को और सी को वोट दिया है उनके वोट तो वेस्ट ही हो गए। दैट्स वाई सिस्टम को कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है। आगे हम बात करते हैं, ये सिस्टम हमारे देश में नहीं चलता, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। देखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगेन हम बात करते हैं कि किसी सरकार के लिए टोटल 100 सीट्स थी। 100 सीट्स में से एक ए पार्टी को मिली है 50 सीट्स, पार्टी बी को मिली है यहां पर 30 सीट्स और पार्टी सी को यहां पर मिलती है 20 सीट्स। तो अब यहां पर क्या होगा? ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी ए ही सरकार चलाएगी, ऐसा नहीं होता है। सरकार के अंदर जो पार्टिसिपेशन होगा, गवर्नमेंट के अंदर जो पार्टिसिपेशन होगा वो तीनों पार्टीज का होता है। मान लीजिए कि अगर टोटल पार्टिसिपेशन 100% है तो यहां पर 50% पार्टिसिपेशन होगा पार्टी ए का, 30% पार्टिसिपेशन होने वाला है यहां पर पार्टी बी का और यहां पर 20% पार्टिसिपेशन होने वाला है पार्टी सी का। जैसे कि आप मान लीजिए अगर सरकार बनती है
और सरकार बनते समय टोटल पद कैबिनेट में, मान लेते हैं टोटल पद कैबिनेट में 100, तो 100 पोस्ट में से 50 पोस्ट मिलेगी पार्टी ए को, 30 पोस्ट मिलेगी पार्टी बी को और 20 पोस्ट मिलेगी पार्टी सी को। जिससे होगा क्या कि किसी भी पर्सन का वोट वेस्ट नहीं जाएगा। हाँ, इन पार्टीज का जो दबदबा है वो अलग अलग रहेगा, जैसे पार्टी ए का दबदबा सबसे ज्यादा होगा, बट स्टिल जिस भी पर्सन ने पार्टी बी को वोट दिया है तो भी उसका वोट वेस्ट नहीं जाने वाला है। और ये जो सिस्टम होता है इसे कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। याद रखिएगा, ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, हालांकि डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, बट आपको समझना जरूरी था। चलिए आगे हम यहां पर बात करते हैं। अब नॉर्मली हमारे यहां होता यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को तय किया जाता है, डिसाइड किया जाता है कि किस स्टेट में कितनी सीट्स होगी, वो डिसाइड किया जाता है उस स्टेट के पॉपुलेशन के ऊपर। जनरली ये होता है कि 10 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर एक सीट डिसाइड की जाती है ना, ये मिनिमम की यहां पर मैं बात कर रहा हूं, ज्यादा भी हो जाता है कई बार, बट मिनिमम 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक सीट डिसाइड की जाती है। बट कई राज्य ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन 6 मिलियन से कम है। याद रखिएगा, जिनकी पॉपुलेशन 60 लाख से कम है उनके लिए इस क्राइटेरिया को डिसाइड नहीं किया गया। ये जनरली जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन 6 मिलियन से ज्यादा है उनके लिए क्राइटेरिया है। अब क्या होता है कि कुछ कुछ समय के बाद पॉपुलेशन बढ़ने लगती है। जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एडजस्ट करना पड़ता है, एरिया को एडजस्ट करना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि किस स्टेट्स के अंदर किस एरिया में कौन कौन से लोग आने वाले हैं, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आने वाली है, कितना एरिया किस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आएगा। तो ये सारी चीजों को देखने के लिए एक कमीशन बनाया जाता है, उस कमीशन का नाम है डीलिमिटेशन कमीशन। अब आर्टिकल 82 इसमें काफी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आर्टिकल 82 ये कहता है कि पार्लियामेंट इलेक्ट्स डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस, की हर जनगणना के बाद पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाए, ये पावर है पार्लियामेंट के बाद। इसके अलावा आर्टिकल 170 ये कहता है कि स्टेट ऑल्सो गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज पर द डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। जितने राज्य हैं उन राज्यों के अंदर भी हर सेंसस के बाद डीलिमिटेशन कमीशन जो है उन राज्यों को भी डिवाइड कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड कर सकता है। उनके पॉपुलेशन के बेस की हम बात करें और एरिया के आधार पर बेसिकली हम बात करेंगे, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बेस पे बात करेंगे। द डीलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, जो डीलिमिटेशन कमीशन होता है उसे कौन अपॉइंट करता है? उसे हमारे देश के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं और वो मिलके काम करता है किसके साथ? इलेक्शन कमीशन के साथ। एक कोलैबोरेशन के अंदर दोनों काम करते हैं। तो जो डीलिमिटेशन कमीशन है वो भारत के चुनाव आयोग के साथ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करता है। ये नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। अब ये करता क्या है बेसिकली? देखिए यहां पर सीधी सीधी हम बात करेंगे बाउंड्रीज की। नाम से क्या है? डीलिमिटेशन कमीशन। सबसे पहले इस पॉइंट को पढ़ते हैं, देन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि कमीशन बेसिकली करता क्या है। It determined the number and boundaries of constituencies to make population of all constituencies nearly equal। देखिए बेसिकली क्या करता है, अब मान लीजिए एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, शुरुआत में ये कोई स्टेट था, स्टेट ए, और इसमें टोटल हम बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 9 एरियाज है और 9 सीट्स हैं। अब इसकी जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? टोटल थी 900। मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज की पॉपुलेशन कितनी है? 100 यहां पर हो गई थी। ये बात कब की थी? ये बात थी 2001 की। अब क्या होता है 2011 के अंदर, यहां मान लेते हैं कि ये बात थी 1999 की। अब 2001 के अंदर वापस से सेंसस होता है, जनगणना की जाती है और इस स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो 900 से बढ़ के कितनी हो जाती है? 1500 हो जाती है। अब यहां पर क्या करना है? 1500 के हिसाब से इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड करना पड़ता है, इन एरियाज को वापस से अगेन डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है। एरिया तो नहीं बढ़ा है ना, पॉपुलेशन बढ़ी है, सिर्फ एरिया उतना ही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो यहां पर नियरली इक्वल पॉपुलेशन हर एरिया के अंदर डिवाइड हो जाए, हर सीट में नियरली इक्वल पॉपुलेशन हो। एक्जैक्टली तो पॉसिबल नहीं होता है, नियरली इक्वल पॉपुलेशन हो, ये डिसाइड करना, इसको लिमिट करना कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज किस टेरिटरी तक आने वाली है, ये डिसाइड करने का काम करता है हमारा डीलिमिटेशन कमीशन। इसके अलावा it to identify seats reserved for the scheduled caste and scheduled tribes wherever their population is relatively large। देखिए क्या होता है, अब अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर या किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर एसटी और एससी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई और उनकी सीट्स काफी कम है, तो ये चीज भी गलत है। तो यहां पर बेसिकली हमारा जो डीलिमिटेशन कमीशन है वो ये आइडेंटिफाई करता है कि अगर कोई एरिया के अंदर एसटी और एससी का पॉपुलेशन ज्यादा है
और उनकी सीट्स कम है, तो कितनी सीट्स बढ़ानी चाहिए और कहां कहां पर ये एरिया है, वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर एसटी और एससी का पॉपुलेशन ज्यादा है, ये देखने का काम भी कौन करता है, हमारा डीलिमिटेशन करता है। इसके बाद डीलिमिटेशन कमीशन हैव बीन सेट अप 4 टाइम्स, आज से अब तक 4 बार डीलिमिटेशन कमीशन को सेटअप किया जा चुका है। 1952 में पहली बार, उसके बाद 62, 72 और 2002 में आखिरी बार। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डीलिमिटेशन कमीशन को आज तक कितनी बार सेटअप किया गया है, तो डीलिमिटेशन कमीशन को आज तक 4 बार सेटअप किया जा चुका है। और अंतिम बार कब किया है, अंतिम बार किया गया है 2002 में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। अब लोकसभा के इलेक्शन प्रोसेस की हम बात करते हैं। आज का टाइम पे अगर देखा जाए तो टोटल 543 सीट्स हैं, है ना। वो 2 सीट्स जो एंग्लो इंडियंस की थी वो हट गई है 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। जो रिजर्वेशन था एंग्लो इंडियंस का, मैंने आपको डिटेल में बताया है कि एसटी एससीज का रिजर्वेशन तो बढ़ा दिया, बट एंग्लो इंडियंस का रिजर्वेशन नहीं बढ़ाया है। दैट्स व्हाई वो सीट्स लगभग हट गई है। अब क्या होता है हमारे यहाँ पर लोकसभा में, बेसिकली यही होता है कि जिस भी पार्टी की सबसे ज्यादा है, 50% से ज्यादा अगर मैं बात करूं तो टोटल मेजोरिटी के अंदर ही वो आ जाती है, बट जिस भी पार्टी की सबसे ज्यादा सीट्स होती है, जो कि मेजॉरिटी में होती है, उनकी सरकार बन जाती। अब होता क्या है कि 243 सीट्स, 543 सीट्स है। अब 543 सीट्स हमारी लोकसभा के अंदर है। इस सीट्स को डिवाइड कैसे किया गया है, इस सीट को डिवाइड किया जाता है स्टेट वाइज। जैसे यूपी की अगर बात करें, यूपी का मैप है, यूपी की टोटल 80 सीट्स है। अब 80 सीट्स को कैसे डिसाइड किया गया है, एरिया के हिसाब से डिसाइड किया गया है। ठीक है, मान लीजिए यूपी को इस तरीके से डीलिमिटेशन कमीशन ने यूपी का एरिया डिसाइड किया होगा और ये ट्राई किया होगा कि हर एरिया के अंदर इक्वल पॉपुलेशन यहां पर रहे, और इस तरीके से 80 सीट्स यहां पर यूपी की डिसाइड की गई है। तो याद रखिएगा, पॉपुलेशन के बेसिस पर ही लोकसभा की सीट्स को डिवाइड किया जाता है। इसके बाद डायरेक्टली चुनाव होते हैं, यहां पर हम वोट डालते हैं। जो भी इन सीट से जीतता है वो डायरेक्टली कहां जाता है, वो लोकसभा के अंदर जाता है। और जिस भी पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीट्स होती है, या 2 पार्टी अगर मेलजोल कर लें, तो 2 पार्टीज अगर मेलजोल कर रहे हैं उस समय पर भी अगर वो लोकसभा में मेजॉरिटी प्रूव कर देते हैं तो भी उनकी सरकार बन जाती है। जरूरी नहीं है कि 50% प्लस ही होना चाहिए, 50% से ज्यादा ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी पार्टी के पास 40% सीट्स हैं और कोई दूसरी पार्टी उनके साथ मिल गई जिनके पास 20% सीट्स हैं, तो दोनों मिलकर कितनी सीट्स कर लेंगी, 60% सीट्स कर लेगी। ऐसी कंडीशन के अंदर भी सरकार बन जाती है। जैसे कई बार हुआ ही था, जिसे मिली जुली सरकार कहते हैं, डबल इंजन सरकार भी इसको कहते हैं। ये सारी चीजें होती है। मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि आज के टाइम पर कौन कौन से स्टेट्स में ये मिलीजुली सरकार चल रही है या डबल इंजन सरकार चल रही है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब कुछ ये पॉइंट याद रखिएगा कि हर सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट किया जाता है सीट्स का। ऑब्वियसली हमारा जो डीलिमिटेशन कमीशन है वो हर सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट करता है, बिकॉज जनसंख्या चेंज होती है ना। आप सोचिए 2011 में पॉपुलेशन अलग थी, अभी पॉपुलेशन बहुत अलग हो जाएगी, तो वापस से चेक करना पड़ेगा कि किस एरिया में कितने लोग आ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज यहां पर टोटली जो है उसमें पॉपुलेशन चेंज हो जाती है। और फिर ये नहीं किया जा सकता कि सीट्स को बढ़ा लें, कि पॉपुलेशन बढ़ गई है तो सीट्स को बढ़ा लें। सीट्स को नहीं बढ़ाया जाता है, सीट्स उतनी ही रहेगी, फ्रीज कर दी गई है। बस एरिया के अंदर पॉपुलेशन किस एरिया में कितना लेना है उसको डिसाइड कर लिया जाता है, ताकि सभी जगह पर सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर लगभग इक्वल पॉपुलेशन यहां पर आ जाए। अब कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको याद रखिएगा, ये डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे लोकसभा की इलेक्शन का जो मैक्सिमम गैप है, मतलब मान लीजिए पहली लोकसभा थी, ये डिसॉल्व हो गई है और दूसरी लोकसभा का चुनाव होना है, तो उनके बीच का जो मैक्सिमम गैप है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, जो इलेक्शन का मैक्सिमम गैप है कि पहली लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, अब नई लोकसभा के चुनाव होने पर किसी रीजन से चुनाव हो नहीं पा रहे, तो मैक्सिमम कब तक चुनाव नहीं हो सकते, मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, मैक्सिमम यहां पर 6 महीने हो सकता है। याद रखिएगा, नोटिफिकेशन फिर जैसे ही आता है तो 7 दिन कैंडिडेट्स को दिए जाते हैं अपने नाम को इनरोल करने के लिए, अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। जनरली 7 दिन दिए जाते हैं, 7 दिन के अंदर वो अपना नामांकन दाखिल करते हैं, और अगर 7 दिन में नामांकन दाखिल नहीं कर पाए तो फिर आगे नहीं कर सकते। आपने देखा होगा, न्यूज में भी सुना होगा कि अंतिम मौके पर पहुंचे नामांकन दाखिल करने। नामांकन भी ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आपने नामांकन कर लिया है, कुछ राशि ली जाती है जिसको जमानत कहा जाता है। और कई बार आपने देखा होगा कि पर्टिकुलर परसेंटेज का वोट अगर आपने प्राप्त नहीं किया है तो जमानत जब्त हो जाती है, मतलब जो राशि आपने दी थी वो भी जब्त कर ली जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ऐसा बेसिकली इसलिए किया जाता है
कि हर कोई चुनाव ना लड़े, अदरवाइज क्या हो जाएगा कि हर व्यक्ति अगर चुनाव लड़ने लगा तो इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी उस चुनाव को कंडक्ट करवाना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पॉलिटिकल कैंपेन्स जो होते हैं उसमें पैसा खर्चा करने की भी एक लिमिट होती है। इसके अलावा कम से कम 2 हफ्ते तक ये चुनाव प्रचार करते हैं, कम से कम की हम बात कर रहे हैं, कम से कम 2 हफ्ते तक चुनाव प्रचार किया जाता है, पर चुनाव की डेट से 48 घंटे पहले तक सब कुछ बंद करना होता है। ओके, आचार संहिता आप जिसको कहते हैं कि चुनाव की डेट है उससे 48 घंटे पहले तक सब कुछ आपको बंद करना होगा। उसके बाद आप प्रचार नहीं कर सकते कि चुनाव में बस 2 दिन बचे, 48 घंटे बचे और आप रैली निकाल रहे हैं, आप प्रचार कर रहे हैं, ये नहीं किया जा सकता। ऐसा कर दिया तो इलेक्शन कमीशन फिर एक्शन लेता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि जो इलेक्टोरल पोल्स होते हैं, जो मतदान के जो बूथ होते हैं, वो किसी भी व्यक्ति से जो वोट देने जा रहा है उसके घर से 2 किलोमीटर के दायरे में ही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, आप 5 किलोमीटर दूर वोट देने जा रहे हैं, ये नहीं होता है। ये डिसाइड किया जाता है कि मिनिमम जो मैक्सिमम दायरा है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर हो सकती है, 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, या कॉन्स्टिट्यूएंसी तो नहीं बोलूंगा मैं, एक पोलिंग बूथ पर मैक्सिमम 1500 से ज्यादा वोटर्स नहीं हो सकते। मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, इससे ज्यादा वोटर्स नहीं हो सकते। मतलब अगर किसी एरिया में 5000 वोटर्स हैं तो ये नहीं किया जा सकता कि सिर्फ एक पोलिंग बूथ बना दिया, एक मतदान का बूथ बना दिया और सारे लोग वहीं आ गए, ये नहीं हो सकता है। 5000 वोटर्स है तो कम से कम याद रखिएगा, कम से कम 3 यहां पर पोलिंग बूथ बनाने पड़ेंगे उनको। तो 3 या 4 पोलिंग बूथ बनाने पड़ेंगे, 3 से भी काम नहीं चलेगा, 4 पोलिंग बूथ बनाने ही पड़ेंगे। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की बात कर ली जाए। बेसिकली जितने भी अमेंडमेंट्स हैं ये इस चीज को लेकर है कि लोकसभा और स्टेट असेंबली की सीट्स को कौन सी जनगणना के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि अगर हम देखते हैं कि हर 10 साल में हमारे यहाँ पर नया सेंसस होता है, जनगणना होती है, तो इस तरीके से तो सीट्स लगातार बढ़ती जाएगी कि 1971 के सेंसस के हिसाब से जितनी सीट होगी, अगर 2011 के हिसाब से बात की जाए तो वो सीट्स को हमें और बढ़ाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट्स इस तरीके से किए गए जिसके द्वारा लोकसभा की इन सीट्स को फ्रीज किया जा सके। देखिए इनको फ्रीज करना जरूरी इसलिए भी था, अदरवाइज क्या होगा कि कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि स्टेट जो है वो पॉपुलेशन बढ़ाने पे जोर देने लगे, बिकॉज जिस स्टेट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा वहां की सीट सबसे ज्यादा होगी लोकसभा में, और उस स्टेट का, उस राज्य का दबदबा भी सबसे ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई इस तरह के अमेंडमेंट्स किए गए, जिसमें सबसे पहला था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। इस अमेंडमेंट के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, इस अमेंडमेंट के द्वारा यह चीज कर दी गई कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज की जितनी भी सीट्स हैं उन सीट्स को फ्रीज कर दिया गया। जितनी सीट्स है उतनी रहेगी। और कौन सी जनगणना के हिसाब से फ्रीज किया गया था? 1971 की जनगणना के हिसाब से उन सीट्स को फ्रीज कर दिया गया। कब तक? 2000 तक। और 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001 के द्वारा इसी को आगे बढ़ा दिया गया। ये जो बैन लगाया गया था इसी को आगे बढ़ा दिया गया अगले 25 साल के लिए, मतलब 2026 तक इन सीट्स को फ्रीज कर दिया गया था। तो ये वाला अमेंडमेंट जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्यसभा के इलेक्शन प्रोसेस की। देखिए राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्टली नहीं होते हैं, वो इनडायरेक्टली होते हैं। आप और हम डायरेक्टली राज्यसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जितने भी राज्य हैं जहां पर स्टेट असेंबली है, उन राज्यों के अंदर स्टेट असेंबली से मेंबर को चुना जाता है। जिस सिस्टम के थ्रू ये होता है वो सिस्टम कौन सा है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ये वही सिस्टम है जिसके द्वारा हमारे देश में प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं। ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस भी कर लिया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि यहां पर जितने भी मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं किसके इलेक्शन के अंदर? राज्यसभा के इलेक्शन में, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट असेंबलीज के होते हैं। ये पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। और ये इलेक्शंस भी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ही होते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि जिस राज्य की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है उसकी सीट्स राज्यसभा के अंदर भी सबसे ज्यादा होती है। और जो वोटिंग काउंट का सिस्टम होता है उसमें इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स, मान लीजिए किसी राज्य की सीट्स 80 है तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 80 हो जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज, मान लीजिए नंबर ऑफ वैकेंसीज उस राज्य के लिए 2 है, +1 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है वोट की वैल्यू काउंट करने के लिए। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ये हालांकि एग्जैक्टली फॉर्मूला आपसे नहीं पूछा जाता है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस फॉर्मूले को एक बार देख सकते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। ओके, आगे हम बात करते हैं कि
हमारे देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा लेना है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनना है, तो किन किन कंडीशंस को उसे फॉलो करना होगा। ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल एक ना एक क्वेश्चन यहां से जरूर पूछा जाता है। देखिए इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल करती है तो वो हमारे देश में नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लायक होती है। इलेक्शन कमीशन उसे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दे देता है। देखिए अब सवाल ये आता है कि सर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिल गया तो क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा होता है? तो हाँ बिल्कुल फायदा होता है। आप समझिए पूरे देश के अंदर एक नेशनल पार्टी बन के उभरती है और फिर दूसरे राज्य के अंदर जहां जहां पर भी वो पार्टी चुनाव लड़ती है इसका फायदा पार्टी को जरूर मिलता है, बिकॉज ये माना जाता है कि बहुत बड़ी पार्टी है और अगर कोई बहुत बड़ी पार्टी है तो वो राज्य में अच्छा काम कर सकती है, ऐसा भी माना जाता है। हालांकि कुछ स्टेट्स के सिनेरियो में चीजें अलग होती है, स्पेसिफिकली अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें वहां पर चीजें थोड़ी सी अलग होती है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कि तीनों कंडीशंस कौन कौन सी है। तीनों कंडीशंस को फुलफिल नहीं करना है, तीनों में से अगर एक कंडीशन को भी फुलफिल कर दिया तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी उसे बना दिया जाता है, दर्जा दे दिया जाता है। पहली कंडीशन है 6% वोट शेयर इन द लास्ट असेंबली पोल्स इन ईच ऑफ एनी 4 स्टेट्स। 4 राज्यों के अंदर 6% वोट शेयर होना चाहिए स्टेट असेंबली की इलेक्शन के अंदर। मतलब कम से कम 4 राज्य जहां पर स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए हैं उनमें उन जितने भी इलेक्शंस के अंदर जितने भी वैलिड वोट डले हैं उन वैलिड वोट्स का 6% उस पॉलिटिकल पार्टी के पास होना चाहिए। साथ ही साथ एज वेल एज 4 सीट्स इन द लोकसभा, और साथ ही साथ 4 सीट्स होनी चाहिए लोकसभा के अंदर। ऐसा नहीं होगा कि 6% आपने स्टेट असेंबलीज के अंदर आपने जो है 6% वोट्स ले लिए 4 स्टेट असेंबलीज के अंदर, 4 राज्यों की असेंबली के अंदर, तो आप नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन जाएंगे। सिर्फ ये नहीं होता है, लोकसभा के अंदर भी कम से कम 4 सीट्स आपके पास होनी चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, या तो आप इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो या फिर 2% ऑफ ऑल लोकसभा सीट्स इन द लास्ट सच इलेक्शन। लोकसभा की जितनी भी सीट्स थी उन सीट्स में से 2% सीट्स किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास होनी चाहिए विद एमपीज इलेक्टेड फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स। और ये जो 2% सीट्स है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2% सीट्स पे एक ही राज्य से लोग आ गए, कम से कम 3 राज्यों से लोग इस सीट्स के ऊपर आने चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है और इस कंडीशन को बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने फुलफिल भी किया है, इसीलिए आज देखिए हमारे देश में टोटल 9 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नो पॉलिटिकल मतलब नो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, रिकॉग्नाइजेशन एज ए स्टेट पार्टी इन द एटलीस्ट 4 स्टेट्स। या तो 4 राज्यों के अंदर आपको स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया गया हो। अगर इन तीनों में से किसी भी एक कंडीशन को कोई पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल कर लेती है तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। आज के टाइम पर हमारे देश में 9 नेशनल पार्टीज हैं। भारतीय जनता पार्टी, याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1980 को फॉर्म हुई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 7 नवंबर 1964, जिसे सीपीआईएम के नाम से हम जानते हैं, बेसिकली सीपीएम के नाम से जाना जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 26 दिसंबर 1925, याद रखिएगा, पूछा जाता है। ओके। बहुजन समाजवादी पार्टी 14 अप्रैल 1984। इसके बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी 10 जून 1999। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एआईटीसी 1 जनवरी 1998। नेक्स्ट नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी 6 जनवरी 2013। और लास्ट में आम आदमी पार्टी, जो कि सबसे नई पार्टी है, वो है 26 नवंबर 2012। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। चलिए, तो ये सारा हमने इलेक्शंस के बारे में जान लिया। इसके बाद आज का अगला टॉपिक है हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। बेसिकली हम यहां पर पंचायती राज के बारे में जानेंगे और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के बारे में जानेंगे। देखिए, जब भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात आती है तो एक महान व्यक्ति का चेहरा सामने आ जाता है, वो है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि पावर किसी भी एक ही जगह पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए। बेसिकली उनका तात्पर्य यह था कि अगर हम पावर को एक ही जगह पर लेके चले जाएंगे, गवर्नमेंट को सिर्फ एक ही जगह तक सीमित कर देंगे, तो बात वही हो जाएगी कि लोगों की समस्याओं को शायद सही तरीके से ना समझा जा सके, क्योंकि किसी लोकल जगह की समस्या वहां का लोकल व्यक्ति सही तरीके से समझ सकता है। इसके लिए जरूरी है कि लोकल गवर्नमेंट को बढ़ावा दिया जाए, कि वहीं के लोगों को, उस एरिया के लोगों को ही अपॉइंट किया जाए, चुना जाए और उन्हीं में से वही लोग उस एरिया के ऊपर वर्क करें, उस एरिया को डेवलप करें। इसी कॉन्सेप्ट के साथ यहां पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर आया गया था। बेसिकली इसके बाद संविधान में कई सारे अमेंडमेंट भी किए गए। स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट
74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि दोनों ही बात करते हैं। एक बात करता है पंचायती राज की, जो कि लोकल गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है, और दूसरा बात करता है म्युनिसिपैलिटीज की, जो कि बेसिकली अर्बन एरियाज के अंदर लोकल गवर्नमेंट का एक पार्ट है। तो आज हम इसी की बात करेंगे। देखिए, रूरल एरियाज के अंदर हम बात करते हैं तो पंचायती राज हमारे माइंड में आता है। अर्बन एरियाज के अंदर जब हम बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, तो हमारे माइंड में आता है यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। तो हम दोनों के ही बारे में काफी डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। Local self-government refers to management of local affairs by the natives of the area. लोकल लोगों को अगर आपको सही तरीके से उनकी समस्या को समझना है तो किसी ऐसे व्यक्ति को उस एरिया को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए अपॉइंट करना होगा जो वहीं से बिलोंग करता, और ये चीज जरूरी भी है, और लोगों का ट्रस्ट भी उसके ऊपर होता है कि हाँ, ये हमारे एरिया के ही पर्सन है और ये हमारी समस्याओं को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। दैट्स वाई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे देश के लिए, और हमेशा से कई लोगों ने इस पर जोर दिया है। अब सबसे पहले बात करें कि हमारे यहाँ पर जो गवर्नेंस का सिस्टम है वो बेसिकली 3 टियर होता है। सबसे पहले होता है स्टेट, सबसे पहले आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल के बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट के बाद आता है लोकल गवर्नमेंट, जिसके अंदर क्या आ जाता है, बेसिकली हमारे पंचायत आ जाते हैं और म्युनिसिपैलिटीज हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ऊपर है सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया है, सेल्फ गवर्नमेंट आ गया है, स्टेट गवर्नमेंट आ गया है, म्युनिसिपैलिटीज आ गया, और सबसे नीचे लेवल पर आती है हमारी ग्राम पंचायत। इसी को हम डिटेल में समझेंगे, बिकॉज अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेजरली वो ग्राम पंचायत से ही पूछा जाएगा। अब ग्राम पंचायत की जब हम बात करते हैं तो यह माना जाता है कि ग्राम पंचायत सबसे रूट है हमारे देश का। गांव सबसे ज्यादा रूट होते हैं। अगर आप कहें कि किसी भी अगर देश हमारा एक पेड़ है तो हमारे देश की जड़ें कौन है, हमारे देश के गांव है, हमारे देश के विलेजेस हैं, और विलेजेस का एडमिनिस्ट्रेशन करना, लोकल हाथों में विलेजेस का एडमिनिस्ट्रेशन देना, ये बहुत ज्यादा जरूरी था। क्यों जरूरी था? बिकॉज अगर विलेजेस का एडमिनिस्ट्रेशन वहां के लोकल लोगों को दिया गया, जो कि उन्हीं में से चुनकर आए गए, तो वो वहां की समस्याओं को काफी अच्छे तरीके से पहचानेंगे। अब इसके लिए देश में कई सारी कमिटीज बनाई गई थी, पर इससे पहले एक पॉइंट याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लोकल गवर्नमेंट की बात करी थी, सेल्फ गवर्नमेंट की बात करी थी। उन्होंने कहा था कि अगर देश को डेवलप करना है, किसी एरिया को डेवलप करना है, तो उस एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन, उस एरिया का डेवलपमेंट की चीजें सारी की सारी उस एरिया के लोगों को ही दे दी जानी चाहिए। और इसकी बात किसने कही थी? लॉर्ड रिपन ने। दैट्स व्हाई इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम हमारे पंचायती राज के ऊपर आते हैं, तो कई सारी कमिटीज बनाई गई पंचायत के लिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कई सारी कमिटीज बनाई गई। इन कमिटीज ने अपनी अपनी कई सारी रिकमेंडेशंस दी। इसमें सबसे पहली कमिटी थी वो थी बलवंत राय मेहता कमिटी। याद रखिएगा, सबसे बड़ी कमिटी है। आज हमारे देश में जो 3 टियर पंचायती राज सिस्टम है वो इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पर है। इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे बलवंत राय मेहता जी, और 1957 के अंदर ये कमेटी अपॉइंट की गई थी। इस कमेटी ने यह कहा था कि हमारे यहां पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए 3 टियर का एक पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, जिसमें सबसे ऊपर होना चाहिए, सबसे नीचे होना चाहिए ग्राम पंचायत, उसके ऊपर होना चाहिए पंचायत समिति, और सबसे ऊपर होना चाहिए जिला परिषद। इन्होंने यह भी कहा कि जितने भी लोग इसमें इलेक्ट किए जाएंगे ये डायरेक्टली इलेक्ट किए जाना चाहिए। कहां कहां पर? ग्राम पंचायत के अंदर, एंड इनडायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स टू कॉन्स्टिट्यूटेड द पंचायत समिति एंड जिला परिषद। मतलब जो 3 लेवल्स हैं, 3 लेवल में जो सबसे नीचे का लेवल है, जो कौन सा है? हमारा ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत के अंदर लोगों को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाना चाहिए, और उसके ऊपर जो 2 लेवल्स हैं उनमें इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाना चाहिए। यही बात कही थी बलवंत राय मेहता जी ने। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी द चेयरमैन ऑफ द जिला परिषद। ये बात भी इन्होंने कही कि जो जिला परिषद है, जो सबसे ऊपर का लेवल है पंचायती राज का, उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो चेयरमैन होंगे। तो ये काफी बड़ी बात कही थी, और इसी कमेटी की अनुशंसाओं को माना गया है। और आज के टाइम पर हमारे यहाँ पंचायती राज का जो 3 टियर सिस्टम है वो बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर ही बना है। इसके अलावा भी बहुत सारी कमिटीज बनी, जैसे अशोक मेहता कमेटी बनी 1977 में। इस कमेटी ने यह कहा कि 3 टियर सिस्टम नहीं होना चाहिए, 3 टियर की जगह 2 टियर सिस्टम यहां पर होना चाहिए। यह बात किसने कही थी? यह बात कही थी अशोक मेहता कमेटी ने। इन्होंने यह कहा कि जिला परिषद एंड द मंडल पंचायत, बस ये 2 होना चाहिए टियर्स। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं कि जो 3 टियर सिस्टम है वो नहीं होना चाहिए, 2 टियर्स यहां पर होना चाहिए। जिला परिषद शुड बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो जिला परिषद है, जो कि ऊंचे लेवल की बॉडी होगी, उसका काम मेजरली होगा कि डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग वो करे, कि डिस्ट्रिक्ट को किस तरीके से डेवलप करना है, क्या चीजें की जाने चाहिए,
ये रिकमेंडेशन करी थी अशोक मेहता कमेटी ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें JVK राव कमेटी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट कमेटी थी और इस कमेटी को अपॉइंट किया गया था 1985 में। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कमेटी आई थी, वो थी LM सिंघवी कमेटी। इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे LM सिंघवी जी। इस कमेटी को 1986 के अंदर अपॉइंट किया गया था। The committee recommended that the पंचायती राज सिस्टम should be constitutionally recognized। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही थी। पहली बार ये चीज ये कह रहे हैं कि संविधान के द्वारा इसे रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए पंचायती राज को। ये बात कही थी संघवी जी ने और ये पॉइंट कई बार एग्जामिनेशंस के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू रिकॉग्नाइज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस फॉर द पंचायती राज सिस्टम। संवैधानिक प्रावधान होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बोल दिया जाए कि हाँ इलेक्शंस किए जाएंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। ऐसे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकते, संवैधानिक प्रावधान होने चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए। यह बात कही थी LM सिंघवी कमेटी ने। इसके बाद एक कमेटी आती थुंगन कमेटी, जो कि 1988 में आई थी। इस कमेटी ने भी ये कहा था, क्या कहा था, कि संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम को। और लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट कमेटी है, वो है गॉडगिल कमेटी। ये कमेटी भी 1988 के अंदर ही आई थी। इस कमेटी ने भी ये कहा था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए और 3 टियर सिस्टम होना चाहिए। इस बात की भी इसने अनुशंसा की थी। तो हो सकता है कि इसमें से आपसे किसी कमेटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हालांकि बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन बड़ा आसान सा होगा कि किस कमेटी ने इस चीज को रिकमेंड किया था कि 3 टियर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। कौन सी कमेटी ऐसी थी जिसने ये कहा था कि 3 टियर नहीं 2 टियर सिस्टम होना चाहिए। तो ये चीजें, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप PYQs लगाएंगे या कुछ MCQs देखेंगे तो आपको चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अब देखिए क्या होता है, अभी हमारे यहां पर 3 टियर पंचायती राज सिस्टम है। सबसे नीचे हमारा होता है ग्राम पंचायत, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है। और ग्रास रूट लेवल पर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सपना था, जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस का सपना था महात्मा गांधी जी का, वो इसी के द्वारा पूरा हो रहा है। इसके ऊपर आती है हमारी पंचायत समिति, जो कि ब्लॉक लेवल के ऊपर होती है। और सबसे ऊपर आती है जिला परिषद, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होती है। आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से ग्राम पंचायत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले हम करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। देखिए इसके पहले क्या था, हमारे संविधान के DPSP के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के आर्टिकल 40 में बात तो की जा रही थी पंचायती राज की, बट उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा था। आप देख रहे थे बिकॉज DPSP वो है तो जस्टिसेबल भी नहीं था, इट वाजंट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता था। दैट्स व्हाई यहां पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसके लिए एक अमेंडमेंट लाया गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। हालांकि काफी लंबे समय से इसकी कोशिश की जा रही थी। फाइनली नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और ये अमेंडमेंट लेकर आया गया। इसके द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा अमेंडमेंट जो है वो 1992 में आया था और लागू कब हो गया था, पास कब हो गया था, 1993 में। बट अगर आपसे अमेंडमेंट पूछा जाता है तो याद रखिएगा वो 1992 ही है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें किस पार्ट के अंदर, पार्ट 9 के अंदर ही आता है। आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243, जिसका सब आर्टिकल O है, यहां तक पंचायती राज की बात की गई है। एक नया शेड्यूल जोड़ा गया संविधान में, वो था 11वां शेड्यूल। और पंचायत को 29 फंक्शंस दिए गए। 29 कह सकते हैं कि 29 ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनमें पंचायत को पावर दिया गया। वो सब्जेक्ट्स क्या थे वो आगे हम देखेंगे। इसके अलावा पॉपुलेशन ऑफ 20 लाख और मोर हैव ऑल 3 टियर्स। ऐसी एरिया जिनकी पॉपुलेशन 20 लाख या 20 से ज्यादा है, वहां पर पंचायत के 3 टियर्स हो सकते हैं। यह चीज भी कही गई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राम पंचायत की, सबसे रूट लेवल है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टेम्परेरी बॉडी होती है, ऐसा नहीं होता है कि एक बार अगर चुन लिया गया है तो वो हमेशा चुने रहेंगे। राज्यसभा जैसा सिनेरियो नहीं है, ये टेम्परेरी बॉडी होती है। द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर डायरेक्टली इलेक्टेड। ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। क्लियर है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ग्राम सभा के लोग डायरेक्टली इन्हें इलेक्ट करते हैं। और ये कितने टाइम के इलेक्ट किए जाते हैं, ये इलेक्ट किए जाते हैं 5 साल के लिए। जो टर्म होता है इनका, जो टेन्योर होता है, जितने टाइम के लिए इन्हें इलेक्ट किया जाता है, ये समय है
5 साल नोट कर लीजिए, बहुत बार आपके एग्जामिनेशंस के अंदर पूछा गया है। इसके बाद इलेक्शंस कैसे होते हैं, मेंबर्स का, चेयरपर्सन का इलेक्शन कैसा होता है? ऑब्वियसली इलेक्शन डायरेक्टली होता है, नोट कर लीजिएगा, डायरेक्टली होता है इलेक्शंस। द चेयरपर्सन टू द इंटरमीडिएट एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स। मतलब याद रखिएगा, पंचायती राज के अंदर ग्राम पंचायत के चेयरमैन का इलेक्शन होता है डायरेक्टली, बट पंचायत समिति और जिला परिषद इसके जो चेयरमैन होते हैं ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, याद रखिएगा। तो सबसे नीचे का टियर है, वहां पर इलेक्शंस डायरेक्टली हो रहे हैं। बेसिकली सरपंच की अगर हम बात करें तो वहां पर वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। बट अगर ऊपर के 2 लेवल की बात की जाए, पंचायत समिति की मैं बात करूं, जिला परिषद की बात करूं, तो यहां पर जो चेयरमैन होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, और यहीं पर ये चीज लिखी गई है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, इन्हें नोट कर लीजिएगा, और कई बार पूछे भी जाते हैं। अब रिजर्वेशन की हम बात करते हैं, कितना रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है, क्या पंचायती राज में जिला पंचायत के अंदर क्या रिजर्वेशन का प्रावधान है, क्या रिजर्वेशन दिया गया है? तो बिल्कुल यहां पर लिखा है एसटी एससी के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। रिजर्वेशन टू बी प्रोवाइडेड एट ऑल द 3 टियर्स, तीनों टियर हैं, उन तीनों टियर के अंदर एसटी और एससी के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है उनकी पॉपुलेशन के परसेंटेज के बेसिस पर। एक्जैक्टली फिक्स कोई सीट नहीं होती है, हर स्टेट के अंदर उनका जिस एरिया के अंदर हम बात कर रहे हैं, जो एरिया है उस एरिया में जितनी एसटी एससी पॉपुलेशन है उनके पॉपुलेशन के परसेंटेज के बेस के ऊपर रिजर्वेशन यहां पर दिया जाता है। इसके अलावा वुमेन के लिए रिजर्वेशन है, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। याद रखिएगा, जितनी भी नंबर ऑफ सीट्स हैं उसकी 1/3 सीट्स वुमेन्स के लिए रिजर्व होती हैं, ये नोट कर लीजिए। बहुत बार यही क्वेश्चन पूछा गया है, 1/3 सीट्स रिजर्व होती है। कितनी सीट्स रिजर्व है? 1/3 सीट्स रिजर्व होती हैं, ये बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द स्टेट लेजिस्लेचर्स आर आल्सो गिवन द प्रोविजन टू डिसाइडेड ऑन द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एनी लेवल ऑफ पंचायत और ऑफिशियल ऑफ चेयरपर्सन इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। देखिए, अगर ओबीसी की सीट्स की बात की जाए तो ओबीसी की सीट्स भी रिजर्व की जा सकती है। ये स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर है कि उस एरिया के हिसाब से ओबीसी की सीट्स को भी रिजर्व किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, रिजर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, ड्यूरेशन क्या होती है? 5 साल, याद रखिएगा 5 साल का ड्यूरेशन होता है कि एक बार चुनाव के बाद 5 साल का इसका ड्यूरेशन यहां पर होता है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, 5 साल से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है, पर याद रखिएगा डिसॉल्व करने के 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाना जरूरी है। अगेन, मान लीजिए कोई पंचायत थी, आपने उसको किसी वजह से वो डिसॉल्व हो गई है और 6 महीने के अंदर अंदर फिर नया इलेक्शंस करवाना इसमें कंपलसरी होता है, यहां पर लिखा हुआ भी है, एक बार मैं आपको और कंफर्म करवा दूंगा। Further, the fresh elections to constitute the new panchayat shall be completed before the expiry of its 5-year duration in case of dissolution. या तो 5 साल से पहले ही हो जाएगा, कब? अगर डिसॉल्व हो गया है तो, या बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन। 6 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। 6 महीने याद रखिएगा, कई बार वेरियस एग्जामिनेशन के अंदर जो पीरियड है 6 महीने का, ये पूछा गया है। आगे बात की जाए तो ग्राम पंचायत के जो इलेक्शन हैं वो कंडक्ट करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। अब अगर किसी व्यक्ति को ग्राम पंचायत के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, चुनाव में भाग लेना है, तो उसकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? देखिए, ये उम्र काफी अलग है, ये लोकसभा या राज्यसभा की तरह नहीं है। यहां पर जो मिनिमम एज होती है पार्टिसिपेशन की वो होती है 21 साल। हाँ, हालांकि जो वोटिंग एज है वो 18 साल ही है कि 18 साल के लोग वोट कर सकते हैं, बट पार्टिसिपेशन की जो एज है मिनिमम वो कितनी है? वो 21 साल है। नोट कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जामिनेशन के अंदर ये चीज पूछी गई है। The commission is responsible for superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls and conducting elections for the पंचायत राज। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि पंचायत के इलेक्शंस किस तरीके से चल रहे हैं, फेयर मैनर में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, किसी भी तरीके की धांधली तो नहीं हो रही है। सारी चीजें स्टेट इलेक्शन कमीशन को ही चेक करनी होती है और ये उनकी निगरानी के अंदर होती है। द स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शंस ऑफ द पंचायत। स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर होता है कि पंचायत से रिलेटेड अगर किसी भी मैटर के ऊपर कोई प्रोविजंस बनाना है तो वो बना सकते हैं, ये पावर उनके पास होता है। हालांकि इसकी कंडीशन काफी अलग होती है, अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट पावर होता है स्टेट लेजिस्लेचर के पास। अब जिन 29 सब्जेक्ट्स की हमने बात करी थी वो देख लीजिएगा, वो इस तरीके से एग्रीकल्चर है, लैंड इंप्रूवमेंट है, माइनर इरिगेशन है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज है, सोशल फॉरेस्ट्री है,
माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, खादी विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज है, रूरल हाउस होल्डिंग्स है, ड्रिंकिंग वाटर है, फ्यूल एंड फैटर है, रोड्स है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है। तो ये सारे के सारे ये 29 याद रखिएगा, ये प्रॉपर मैंने लिख कर रखे हैं। और इसके अलावा अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं पंचायती राज के, ये आर्टिकल्स आपको ध्यान में रखने, जितने भी आर्टिकल्स में मैं स्टार बना रहा हूं वो जरूर याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले अगर बात की जाएगी आर्टिकल 243 में डेफिनेशन देके रखिए। आर्टिकल 243 ए बात करता है ग्राम सभा की, आर्टिकल 243 बी यहां पर बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत की, ये बी है यहां पर मैं लिख देता हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। आर्टिकल 243 सी बात करता है कंपोजिशन ऑफ पंचायत की, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 243 डी बात करता है रिजर्वेशन की, रिजर्वेशन का आर्टिकल पूछा जाता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आर्टिकल 243 बात करता है, 3E बात करता है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। ड्यूरेशन याद रखिएगा, आपको ये याद रखना है, डी रिजर्वेशन के लिए डी है, ड्यूरेशन के लिए ई है। 243 आपको याद रहेगा। आर्टिकल 243F बात कर रहा है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप की। आर्टिकल 243G1 बात करता है पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत की। आर्टिकल 243H बात करता है पावर टू इंपोज टैक्सेस बाय द फंड्स ऑफ द पंचायत। से नोट कर लीजिएगा, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत बार पूछा जाता है वो है आर्टिकल 243I, बिकॉज ये किसकी बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन। याद रखिएगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन कहीं ना कहीं उसी की बात कर रहा है, तो आर्टिकल 243I आपको याद रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल 243J ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत। 243K इलेक्शंस की बात करता है, ये भी याद रखिएगा, इलेक्शंस भी कई बार पूछे जाते हैं। 243M बात कर रहा है पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज। 243N बात करता है कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉस एंड पंचायत। 243O बात करता है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, है ना, ये भी याद रखिएगा। 243O हालांकि इतना डिटेल में पूछा नहीं जाता है, बट आपको सारी चीजें कर कर जानी तो आप फायदे में रहेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 की। इसके द्वारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को पंचायती राज की तरह ही संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा 1992। मैड्रास याद रखिएगा, सबसे पहली बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सेटअप किया गया था मैड्रास के अंदर 1687-88 की बात है, उस समय पर पहली बार सेटअप किया गया था। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चंस बन जाते हैं जो कि आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे किस पार्ट के अंदर आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो पार्ट 9A के अंदर बात की गई है। एक नया शेड्यूल 12 जोड़ा गया था, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आता है, तो आर्टिकल 243P से लेकर आर्टिकल 243ZG तक बात की गई है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की। और जिस तरीके से पंचायत के 29 फंक्शंस थे, म्युनिसिपैलिटीज के 18 फंक्शंस हैं, नोट कर लीजिएगा 18 फंक्शंस हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कितने फंक्शंस हैं, तो टोटल 18 फंक्शंस यहां पर है म्युनिसिपैलिटीज के। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके अंदर जो टीयर है वो भी 3 टीयर है। नगर पंचायत सबसे नीचे, म्युनिसिपल काउंसिल मिडिल में आती है और सबसे ऊपर होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की। अब ये 18 कौन कौन से हैं फंक्शंस देख लीजिएगा। रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंड बिल्डिंग्स, अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग द टाउन प्लानिंग, planning for economic and social development, urban poverty alleviation, water supply for domestic, industrial and commercial purpose, fire services, public health, sanitation, इसके अलावा slum improvement and upgradation, safeguarding the interest of the weaker section of society including the physically handicapped and mentally unsound। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अर्बन फॉरेस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स हैं, प्रमोशन ऑफ कल्चर है। तो बहुत सारे टोटल इसमें 18 सब्जेक्ट्स देकर रखे, 18 फंक्शन से बेसिकली। अब इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन से, बिकॉज इसके आर्टिकल भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहां पर अगर हम बात करें आर्टिकल 243R, ये बात करता है कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज की। नेक्स्ट आर्टिकल 243T, ये बात करता है रिजर्वेशन की। आर्टिकल 243U, ये बात कर रहा है किसकी, ड्यूरेशन की। तो ये रिजर्वेशन, ड्यूरेशन, ये आर्टिकल्स आपसे पूछे जाते हैं। आर्टिकल 243W बात करता है पावर की। आर्टिकल 243X बात करता है पावर टू इंपोज टैक्सेस, ये नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। आर्टिकल 243Y बात करता है फाइनेंस कमीशन की, ये भी पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट आर्टिकल 243ZA, ये बात करता है इलेक्शन टू द म्युनिसिपैलिटीज की। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बता दी है। और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात करता है आर्टिकल 243ZD, है ना, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। म्युनिसिपैलिटीज याद रखिएगा,
ठीक है, कई बार एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। जो एक क्वेश्चन मुझे अभी एग्जैक्टली याद आ रहा है वो ये याद आ रहा है कि ये पूछा गया था कि कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक म्युनिसिपैलिटीज की बात की गई है। तो आर्टिकल 243 सब आर्टिकल पी से लेके आर्टिकल 243 सब आर्टिकल जेड जी तक इसकी बात की गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि आज हमने काफी डिटेल में पढ़ी है और आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में भी आ गई होगी। देखिए टॉपिक जो है वो काफी आसान है, क्वेश्चंस भी जो है वो कई बार डायरेक्टली भी पूछ लिए जाते हैं, इनडायरेक्टली भी पूछ लिए जाते हैं, तो घबराना नहीं है, सिंपल से उसको समझना है और समझते हुए फिर टॉपिक को पूरा कवर कर लेना है। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलता हूं, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।